खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। सभी दल पूरे दमखम से चुनावी मैदान में उतर गए हैं। हरियाणा में बीते 2 कार्यकाल से विपक्ष में रहने वाली कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर बेहद उत्साहित नजर आ रही है। इसके पीछे 2 मुख्य कारण हैं। पहला, हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में पार्टी का प्रदर्शन, और दूसरा ये कि हर विधानसभा क्षेत्र से पार्टी को टिकट के लिए भारी संख्या में आवेदन मिले हैं। हरियाणा कांग्रेस के प्रवक्ता केवल ढींगरा ने कहा कि पार्टी को 10 अगस्त 2024 तक 90 सीटों के लिए कुल 2556 आवेदन प्राप्त हुए हैं। 10 अगस्त एप्लीकेशन देने के लिए अंतिम तारीख थी, तो वहीं सत्तारूढ़ दल बीजेपी भी पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही है। विधानसभा चुनावों के लिए वरिष्ठ नेता ओपी धनखड़ के नेतृत्व में एक मैनिफेस्टो समिति का गठन किया गया। पार्टी के एक बयान के अनुसार राज्य पार्टी अध्यक्ष मोहन लाल बडौली ने समिति के गठन की घोषणा की, जिसमें 14 अन्य सदस्य भी होंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 में बीजेपी 36.7% वोट शेयर के साथ 40 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। तब कांग्रेस को 28.2% वोट मिले थे और पार्टी 31 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही थी। दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी को 14.9% वोट शेयर के साथ 10, हरियाणा लोकहित पार्टी को 1% से भी कम वोट शेयर के साथ 1 सीट पर जीत मिली थी। 7 निर्दलीय और एक अन्य भी चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचने में सफल रहे थे। हालांकि कोई भी पार्टी बहुमत के लिए जरूरी 46 सदस्यों के जादुई आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई थी। इस बार चुनावी मैदान में कई दल उतरे हैं। हालांकि अब देखना यह होगा कि जीत का सेहरा किसके सिर पर जाता है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, जिसके बाद सभी दल एक्टिव नजर आ रहे हैं। एक तरफ लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सियासी वार पलटवार का दौर भी जारी है। कोई भी दल कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रहा। सभी अपनी नीतियों को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं और चुनाव में बाजी मारने की कवायद तेज है। विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज होती हुई दिखाई दे रही है। सभी दल अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। हालांकि अब देखना यह होगा कि जनता किसे जीत का सेहरा बांधती है। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस बेहद उत्साहित नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव में के प्रदर्शन के बाद कांग्रेस का आत्मविश्वास बढ़ा है, तो वहीं बीजेपी भी पूरी तरह से आश्वस्त है कि इस बार फिर से हरियाणा में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का शोर तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। दिग्गज नेता जनता के बीच उतरकर अपनी अपनी पार्टियों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। रणनीति मजबूत करने की कवायद जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ वोट बैंक को मजबूत करने के लिए भी सभी दल तेजी से काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत का परचम लहराने के लिए सभी दल पूरे दमखम से चुनावी मैदान में उतर गए हैं। एक तरफ प्रचार प्रसार का दौर जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ रणनीति को लेकर भी मंथन जारी है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। नीरज गुप्ता कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं, तो वहीं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए वैशाली तो उमर चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप दोनों का ही चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। वैशाली जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगी। देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, आत्मविश्वास से भरपूर नजर आ रही है। टक्कर देने के लिए बीजेपी की क्या रणनीति है? जी, बीजेपी, नमस्कार भावना जी, आपको सादर नमस्कार, साथ ही साथ मेरे जुड़े कांग्रेस प्रवक्ता पैनलिस्ट को नमस्कार और दर्शकों को भी मेरा सादर प्रणाम। जय श्री राम। जी बिल्कुल, बीजेपी की जो रणनीति सदैव हमेशा से जो रही है वो यही रही है कि जन जन तक कल्याणकारी नीतियों के माध्यम से अंत्योदय की नीति पर चलते हुए प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण के लिए किस तरह से काम किया जा सकता है, कहाँ जरूरत है चीजों को सही तरीके से रखने की और कहाँ जरूरत है लोगों को सही तरीके से जागरूक करने की और उनकी सेवा करने की। जिस क्षेत्र में जरूरत है, आज आप देखिए कि किस तरह से गरीब के चेहरे पर एक मुस्कान है, उसके
सर पर किस तरह से छत है, किस तरह से आवास है, घर घर किस तरह से नल से पानी जा रहा है, बिजली की समस्याओं से किस तरह से लोगों को निजात मिला है। और आज राशन कार्ड से लेकर घर घर राशन पहुंचाने तक लेकर, पीले कार्ड से लेकर, और रही बात बुढ़ापा पेंशन योजना के लिए पहले लाइन लगती थी, अब वो लाइन आप कहीं देखेंगे नहीं। घर हर महीने की शुरुआत में ही पेंशन आपको पहुंच जाती है, बुजुर्गों को लाइनों में नहीं लगना होता। जिस तरह से धांधली पेंशन में हो रही थी वो अब कहीं देखने को नहीं मिलती है। बेरोजगार भत्ते को भी किस तरह से बढ़ाया गया है, 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद बच्चों को जो बेरोजगार हैं उनके भी बारे में सोचा जा रहा है। और नौकरी का, जिस तरह से नौकरी को पहले पैसे लेकर भी नौकरी मिलती नहीं थी, पैसे भी चले जाते थे और उनकी रिपोर्ट भी कहीं नहीं लिखी जाती थी और लोग बेरोजगार होकर भी इधर उधर घूमते रहते थे और उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती थी। आज जो सही मायने में नौकरी का हकदार है उन्हें उसे बिना किसी भेदभाव करे, बिना किसी भ्रष्टाचार करे उसको नौकरी दी जाती है। और किस तरह से महिलाएं आगे बढ़ चढ़कर आ रही हैं, महिलाओं के सम्मान को किस तरह से सुरक्षित रखने का, उन्हें साक्षर बनाने का, उन्हें सक्षम बनाने का, उन्हें सशक्त बनाने का प्रयास बीजेपी का प्रत्येक कार्यकर्ता, उसके पदाधिकारी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में माननीय नायब सैनी जी किस तरह से बेहतरी के साथ कार्य कर रहे हैं। आज आप देखें तो घर घर आपको नायब सैनी जी के चाहने वाले कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह है, इतना जोश है। किसी गलतफहमी के चलते और किसी बेकार का जो इन्होंने बेफिजूल का, अब मैं कहूंगी कि जिस तरह से इन्होंने लोगों को बहकाया और इस तरह की योजनाएं इन्होंने बताई जो इन्होंने कभी चलानी ही नहीं थी और जो ना ही इनके मन में था, बस इन्हें लोगों को किस तरह से अपने झांसे में लेकर उस वोट को इकट्ठा करना था, वो सबका सब सारा इनका जो रूप था वो सामने आ चुका है लोकसभा चुनाव में। अब विधानसभा में जनता इनको उस बात का जवाब देगी जिस झूठ के चलते इन्होंने विधानसभा में, लोकसभा में 5 सीटें जीती। अब वो झूठ का नकाब साफ हो चुका है। अब की बार इन्हें जनता जवाब देगी कि इन्होंने किस तरह से झूठ का आवरण पहनकर, झूठे वादे कर कर लोगों को बहलाया फुसलाया। जहां इनकी कांग्रेस की सरकार है, ये वहां पर कोई भी नीति नहीं चला रहे हैं, कोई भी जनता को फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं। और तो और जो ओबीसी का बजट है वो भी इन्होंने कम किया हुआ है। ये बात करते थे एमएसपी पर इन्होंने यहाँ पर इतने धरने दिए, लोगों को इतना परेशान करा। अब आप देखें कि सभी फसलों पर एमएसपी है। क्या कांग्रेस अपने राज्यों में एमएसपी करेगी, या कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में क्यों नहीं एमएसपी कर पाई? तो ये बिना मतलब का सिर्फ जनता को भड़काने की, बहलाने की, फुसलाने की बात करते हैं। रही बात खिलाड़ियों की, पहले का आप 2014 से पहले खिलाड़ियों की स्थिति देख लीजिए, उनको जिस तरह की सुविधा मुहैया कराई जाती थी वो देख लीजिए, और आज किस तरह से विदेशों में भी हमारे देश की धरती का परचम लहरा रहा है वो आप देख लीजिए। किस तरह से युवा निकल कर आ रहे हैं और अपनी कामयाबी, अपनी सफलता, अपनी मेहनत के दम पर जो भारत का झंडा वो लहरा रहे हैं वो इनसे देखा नहीं जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। आप देखिए हमारे और भी खिलाड़ी जीत कर आए हैं और भी मेडल लेकर आए हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इन्हें विनेश फोगाट जी को ही राजनीति के तहत आगे लाना है, उनकी बातें फैलानी है। तो ये इनका कोई उद्देश्य जनता की सेवा करना नहीं है। अगर इनका उद्देश्य जनता की सेवा करना होता, जनता को आगे लाना होता, जनता का भला करना होता, जनता के लिए कुछ अच्छा करना होता, तो इनके घरों से इस तरह की रेड पड़ने पर, ईडी की रेड पड़ने पर इतने हजारों करोड़ के घोटाले और हजारों करोड़ का धन इकट्ठा ना होता। वो धन जनता के खातों में गया होता, जनता के आवास बना होते, जनता के घर में पानी गया होता, जनता को बिजली मिल रही होती, जनता की शिक्षा में कहीं कुछ हो रहा था। लेकिन इन्होंने सारी योजनाएं निकाली, नीति बनाई, लेकिन वो सारा पैसा सिर्फ और सिर्फ इनके अकाउंट में पहुंचा है। और आज जरूरत है जनता को जागरूक होने की, नहीं तो जो आज इस मुकाम पर बीजेपी ने गरीब लोगों के लिए जो काम किया है और जो अच्छे विकास के काम हो रहे हैं, जो इस तरह से विदेशों की धरती पर भी भारत का झंडा लहरा रहा है, जिस तरह से आज नई आयाम गति स्थापित कर रही है और भारत की दिशा को एक नई दिशा माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से दी है, उस पर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ रोक लगाने का काम किया था। अब नॉन स्टॉप हरियाणा के चलते आज माननीय नायब सैनी जी नॉन स्टॉप फैसिलिटीज, नॉन स्टॉप सुविधाएं, नॉन स्टॉप सेवाएं, नॉन स्टॉप सुरक्षाएं
जनता को दे रहे हैं। बस मेरा इतना ही कहना है। जनता से निवेदन भी है, चुनाव का समय है, सही चुनाव करें, किसी के बहकावे में ना आए और फालतू की बातों पर ध्यान न देकर सिर्फ और सिर्फ कमल के फूल पर मुहर लगाएं। जी देखिए नीरज जी, लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस का आत्मविश्वास बढ़ा है, इस बात में कोई दोहराई नहीं है। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि झूठ बोलकर, झूठा नैरेटिव सेट कर ये प्रदर्शन किया गया था और अब विधानसभा चुनाव में नतीजे कुछ और होंगे। बोलने के डीएनए की पार्टी है, झूठ बोलने के डीएनए में, बिना झूठे बोल तो रह नहीं सकते। जिस पार्टी का रास्ते 10-1 लाख रिश्वत पकड़ा गया ऑनलाइन कैमरे पे, वो हमें भ्रष्टाचार का पाठ पढ़ा रही है। इनको शर्म आती चाहिए। 750 किसान के हत्यारे बैठे हैं, डिबेट करने बैठे हैं और इनके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कहा करते थे कि कुछ भी हो जाए मैं यू टर्न नहीं मारूंगा किसी कानून पे, और 750 किसान को मरवा के यू टर्न लिया। शर्म नहीं आती इनके प्राइम मिनिस्टर को। और झूठ बोलते हुए सोच स्मार्ट सिटी बनाएंगे, 2 करोड़ को बेरोजगार देंगे, काला धन लाएंगे, काला धन लाएंगे। देखिए सुनिए, काला धन लाएंगे। और इनको शर्म आती है यहाँ बोलते हुए भ्रष्टाचार पे, और भ्रष्टाचारी नेताओं को लेने में शर्म नहीं आती। इनके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कहा करते थे जिंदल के बारे में, जब लोकसभा चुनाव आया 30,000 की कोयले की दलाली का भैया लाऊंगा, आज तक क्यों लाए, उल्टा से टिकट देके अपने दल में शामिल कर ले। ये तो उनकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, झूठ बोलने की सरकार है। और मैं हमेशा कहता हूँ एनपीजी, नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट, और ये मेरी बहन खुद अपने मुंह से कह रही है काम किया जा रहा है, हुआ नहीं। तो इसलिए तो हम कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है, झूठ बोलने के डीएनए में। और बीजेपी प्रवक्ता साथी की मजबूरी ये है, जो इनको ऊपर से लिखा जाता है वही बोलना चाहता है, अपना आईक्यू लेवल से तो कुछ बात करते नहीं। अपने प्रकाश झा ने इतना अच्छा काम किया था 2019 में 40 सीटों में सिमट गए। हर वर्ग को लाठी से मारा, चाहे किसान हो, चाहे सरपंच हो, चाहे डॉक्टर हो। और कितने घोटाले हुए, नगर निगम घोटाला हुआ, सहकारिता घोटाला, शराब घोटाला हुआ, बहनों के साथ, खिलाड़ियों के साथ यौन दुर्भावना हुई। और उनके मुख्यमंत्री जो पहले कहते बड़े गर्व से कहते थे मैं उसका इस्तीफा नहीं लूंगा। देखिए एक चोरी पर सीना जोड़ी, ऐसे तो इनके नेता हैं। और दूसरे जो नेता बनाएगा उनको कुछ पता नहीं, उनकी अमित शाह जी हाजिरी लेते हैं। थैंक्स, मैं तो इलेक्शन के लिए थैंक्स करने जाऊंगा। तो हरियाणा को झूठी घोषणा तो मुक्ति मिल गई, क्योंकि अब कोड ऑफ कॉन्टेक्ट लग गया, कोई झूठी घोषणा कर नहीं पाएंगे। दिल के अरमा आंसुओं में रह गए, तिलमिला रहे हैं कि शायद अब इनको और वर्गों पे घोषणा करनी थी, पहले की घोषणा पर आज तक काम नहीं हुआ। और झूठ बोल के सत्य हत्याली 15 लाख खाते में आएंगे और हमें पाठ पढ़ा रहे हैं। अरे ये नहीं जानते, आपकी 4 पीढ़ी में भी आज एक पीढ़ी कांग्रेस का है, और कांग्रेस एक विचारधारा है। इनके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अमित शाह सपना देखते थे कांग्रेस मुक्त भारत का सपना, और आप खुद बीजेपी मुक्त भारत का सपना देख रहे हैं वो। इसलिए झूठ बोलने के फायदा नहीं कि कांग्रेस अपना काम कर रही है। ये सिनेरियो हरियाणा में सेट हो चुका है, लोकसभा में हाफ, बीजेपी में साफ। ये तो लोकसभा चुनाव में भी कहते थे 10 पार, और चंडीगढ़ की सीट लेंगे 11 पार, 70 पार, 400 पार। ये ना जुमले और नारेबाजी में नंबर 1 है। इनका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए। हम तो कभी ऐसे पार बोलते नहीं, हम तो अपनी ऑन रिकॉर्ड बात करते हैं। मैं आज भी कह रहा हूं, जैसे इन्होंने कह दिया कि बीजेपी कमल की सरकार बनेगी, हम इतने घमंड में नहीं बात करते। हम तो जनता के इनपुट पे कह सकते हैं, जनता निश्चित तौर पे कांग्रेस पर विश्वास करेगी। जिस हिसाब से हमारी रैलियों में भीड़ उमड़ रही है, जनता हमारे साथ दिखाई दे रही है, उससे हरियाणा के 36 बिरादरी का समर्थन कांग्रेस को प्राप्त है। कांग्रेस ने काम किया है, और कांग्रेस ने काम किया है तभी तो देश की जनता ने हमें सत्ता में रखा। आपको कितनी चिलमिलात क्यों हो रही है? आपको तो जनता ने बाहर रखा। आपको तो हरियाणा में वजूद नाम की चीज नहीं थी, 2 सीटों की पार्टी होती थी, आपको तीनों लाले के सारे आते थे हरियाणा में। और सिर्फ आपकी 56 साल में, जब से 66 साल हो गए हरियाणा बने हुए, उसमें आपको सिर्फ एक बार सरकार बनी है बहुमत की, 2014 से 19। तो आप पे तो कुछ है ही नहीं। आप पे जो सामान है, जो वैल्यू है, सारे हमारे लिए, एमपी हमारे हैं। आपकी पार्टी में अपना बजट क्या है रही? आपको अपनी हैसियत अब इस चुनाव में नजर आ जाएगी, क्योंकि आप तो लोकसभा चुनाव में भी कहते थे कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं है, कैंडिडेट नहीं है। हल्ला मचा रखा था आपने कांग्रेस कैंडिडेट कब करी? जब कैंडिडेट आए तो हम 5 सीटों पर चुनाव जीत गए, बढ़ के चंडीगढ़ भी जीत गए। तो इसलिए मैं फैसला जनता पे छोड़ता हूँ, ज्यादा घमंड से नहीं बोलता, क्योंकि जनता मालिक है, जनता भगवान है, जनता लोकतंत्र में जनता ही राजा को रंग रंग से राजा बनाती है। घमंड किसी का चलता नहीं। घमंड पे इनका 70 पार, यमुना पार के नारे आप पूरी देश की जनता देख रही है। 400 पार का भी नारा था, वो घमंड टूट चुका है। और मेरी बहन ने पहले जय श्री राम से शुरुआत करी, जय श्री राम। इनके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जय श्री राम बोलना भूल गए हैं। मैंने तो आज तक कभी, जब से काउंटिंग हुई है 4 जून के बाद, इनके अमित शाह से जय श्री राम का नाम नहीं निकलता। अब तो इन्होंने नए भगवान पकड़ रखे हैं। आप सब जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं है कि जिनके सारे सरकार चला रही है। तो इसलिए हम श्री राम के नाम को नहीं बेचते। श्री राम ने की औकात दिला दी है कि श्री राम को कौन लाए थे, सारी दुनिया जानती है। श्री राम दुनिया को लाए थे, ये कहते थे श्री राम को हम लाए हैं। देखिए वैशाली जी, आपने तमाम हितैषी कार्य गिनाए जो आप लोगों ने जनता के हित में किए हैं, लेकिन नीरज जी हर बार बड़ा बढ़ चढ़कर बीजेपी को नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट का नाम देते हैं।
वैशाली जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? देखिए वैशाली जी, आपने कई तरह के कार्य गिनाए जो आपने जनता के हित में किए हैं, लेकिन नीरज जी हर बार बढ़ चढ़कर आपको नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट का टास्क देते हैं। देखिए, इनके कहने से क्या होता है, ये तो विपक्ष है, विपक्ष तो कुछ ना कुछ बोलेगा ही, विपक्ष का कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, विपक्ष है, विपक्ष तो कहेगा ही। लेकिन आप एक ये बताएं, इनके हम तो तभी भी हमने इतनी बार बोला, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला, माननीय कृषि मंत्री जी ने बोला कि हम बात करने के लिए तैयार हैं किसानों के मुद्दे पर, लेकिन इनको सिर्फ राजनीति करनी थी, ये कभी आए ही नहीं बात करने। इनको सिर्फ धरने पे बैठना था, लोगों को गलत गाइड इन्होंने करा। हमने तो तभी भी एमएसपी करनी थी, तभी भी लोगों के फायदे के लिए तो सरकार बनी है, लोगों का फायदा हो इसीलिए तो नीतियां निकाली जाती हैं, इसीलिए तो नियम बनाए जाते हैं, इसीलिए कानून बनाए जाते हैं, इसीलिए व्यवस्था बनाई जाती है, इसीलिए रोज नई योजनाओं को लागू किया जाता है। लेकिन इनके नेता कभी भी 5 व्यक्तियों की कमेटी कभी तैयार नहीं हुई बात करने के लिए, क्योंकि वो चाहती नहीं थी, वो चाहती थी किस तरह से भोली भाली जनता को बहलाया जाए, फुसलाया जाए और किसी तरह से यहाँ पे सरकार गिर जाए। इनकी मंशा पूरी नहीं हुई, ये एक रीजन था। जब जब चुनाव होते हैं तभी ये धरने पर क्यों बैठ जाते हैं, तभी इन्हें अचानक से क्यों इनको एकदम याद आ जाता है, जैसे दौरे पड़ने लग जाते हैं कि भाई हाँ अभी काम नहीं हो रहा। बीच में 5 साल आप देख लें, कोई भी इन्होंने किसी चीज की शिकायत करी हो, जब चुनाव होने वाले होते हैं तभी इनको दिक्कत हो जाती है, तभी इनको धरने होते हैं, तभी इनको रास्ते बंद करने होते हैं, तभी इनको दिल्ली पहुंचना होता है, तभी इनको सारी प्रॉब्लम हो जाती है। 5 साल कहाँ चली जाती है समस्याएं, बताएं। और अगर इनको इतनी समस्या थी किसानों से लेके, तो जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां किसानों को क्या भला कराया, उन्होंने कौन सी नीतियां चलाई है, उस विषय पे भी तो देखे ना प्रवक्ता जी, आंकलन तो करें ना सब चीजों का, उस पर वहां पर कितनी फसलों पर एमएसपी है ये भी बात करें। सब चीजों का आंकलन होना चाहिए ना बोलने से पहले, ऐसे थोड़ी ना कोई कुछ भी बोलेगा, कोई कुछ भी करेगा। और इनको इतना ज्ञात होना चाहिए, चारों ओर भी नजर घुमा लेनी चाहिए कि सांप को कितना भी दूध पिलाओ आखिर में वो आप ही को डसेगा। अभी आप देख लीजिए क्या हाल हुआ है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जी का, उन्होंने अपने ही व्यक्तियों को नहीं बख्शा, अगर गलत नीति को अपनाओगे, गलत व्यक्ति को अपनाओगे तो एक दिन गलत ही फल पाओगे। आप ये देखें कौन देश हित की बात करता है, कौन सच में देश हित चाहता है, ये भी तो देखें ना। तो इनको इस चीज से मतलब ही नहीं है, इन्हें आगे आने वाली जनरेशन के फ्यूचर की टेंशन नहीं है। कल को जब फ्यूचर जनरेशन इनसे बात करेगी, पूछेगी आपने क्या किया, देश उन्नति के लिए क्या किया, राष्ट्र के लिए क्या किया, जब राष्ट्र ही नहीं बचेगा तो क्या करेंगे ये लोग। तो इनको इस चीज के लिए सोचना ही नहीं है, गलत व्यक्तियों का साथ दे रहे हैं। एक एक व्यक्ति अगर अपना आप मंथन करे, देश के हित के बारे में सोचे, तो मैं निश्चित कह सकती हूँ जिससे देश से प्यार होगा, जिससे धर्म से प्यार होगा, जिससे राष्ट्र से प्यार होगा, जिससे मातृभूमि से प्यार होगा, वो कांग्रेस चुनेगा ही नहीं। ठीक है, हेलो जी जी ठीक है, आपकी बात पहुंच गई। नीरज जी देखिए, आपने वैशाली तोमर को सुना, बड़ी आत्मविश्वास के साथ दावा कर रही हैं कि इस बार भी फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी और गलत लोगों का साथ देने का आरोप लगाया जा रहा है। कौन से चर्चा कहाँ चलेगी, जो उस पर तो डिबेट कर ही नहीं। ये तो राष्ट्रभक्ति का ठेका इन्होंने ले रखा है, इनका आजादी में योगदान किया है, पूरा देश जानता है, पूरा आरएसएस के बारे में जानता है, अंग्रेजों से मिलकर क्या इन्होंने किस षड्यंत्र करा वो सब जानते हैं। हमें डिबेट सिखा रही है कि भाई क्या देशभक्ति है क्या नहीं। अरे आपकी देशभक्ति में आपने किया क्या है, इतनी देशभक्ति की आदत तो अग्निवीर योजना क्यों लागू करी आपने, सभी के लिए ऑफिस लागू करते, सबको लागू करते, सिर्फ झूठ बोलने के लिए सांप को दूध पिलाओगे डायलॉग मारते हैं। ये डायलॉग मारने में माहिर है। सांप कौन है बताइए, आप सांप कौन है? अरे कांग्रेस ने राज किया है, 15 साल राज किया, आपको देश की जनता ने आपको बाहर रखा, आपकी विचारधारा से बनी, आप 10 साल की सत्ता में इतने घमंडी हो गए, 10 साल की सत्ता के बाद आपकी हवा निकल गई, जय श्री राम छोड़ के आप जय जगन्नाथ बोल रहे हो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि आप हरियाणा के 2 बार सीएम रह के भी आपकी पार्टी के हरियाणा के लिए बजट क्या लाए, पूरे देश के बजट का 80% बजट 90% बजट 2 स्टेट खा गई, बिहार और यहाँ बैठ के डिबेट कर रहे हैं। हरियाणा के लिए क्या बजट लाई आप बताइए मुझे, क्या आपके सीएम ने बजट लेके आए, आपका बजट प्राइम मिनिस्टर डबल इंजन की सरकार थी, क्या लाया हरियाणा के लिए बजट के लिए दोनों बार में? ठेंगा ठेला, हरियाणा को ठेंगा ठेला दिखाया। और आपको आप झोला तैयार रखो, आपका झोला खूंटी से उतर चुका है। आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कहते झोला लेके निकल जाऊंगा, और हरियाणा से आपका झोला उठाने का वक्त आ गया। और आपके मुख्यमंत्री कहते हैं ये
मैं यहाँ प्रवास करूंगा, वहां प्रवास करूंगा। अरे प्रवास तो तब करोगे महाराज, हरियाणा की जनता ने आपको हरियाणा से प्रवास का बाहर कर दिया है। शंभू बॉर्डर बंद है, दिल्ली के रास्ते बाहर जाओगे आप। यहाँ झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा। जनता सब समझती है, जनता पढ़ी लिखी है। जनता को ना हम बेवकूफ बना सकते ना आप बेवकूफ बना सकते। जनता सब जानती है किसने क्या काम किया। हमें बातें सिखा रहे हो, आपको चुनाव की घोषणाएं याद आती हैं, उससे पहले घोषणा क्यों नहीं करी? सारी घोषणाएं 9.5 साल में तो लागू नहीं कर पाए हैं। हरियाणा की जनता को मूर्ख समझते हो? 1 महीने में सारी घोषणा लागू कर दोगे, कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया, आपके मंसूबे में पानी फुट चुका है। काम नहीं किया जा रहा है, कोई विकास नहीं हो रहा है, और जब घोषणाएं की जाती हैं तो आपको तकलीफ हो जाती है। अरे हमें तकलीफ, हम टाइमिंग की सवाल कर रहे हैं। ये कह रहे हैं ना कि हमें 5 साल तक हम कुछ नहीं बोले। हम तो पहले ही बोलते थे कृषि कानून पे। हमने कृषि कानून को गया, कृषि कानून पे शायद मैडम को ध्यान नहीं है, कितनी बार मंत्री हुई इनकी कृषि मंत्री जो सेंट्रल मिनिस्टर थे, कितनी बार मीटिंग हुई? 5-6 बार बेनतीजा निकला। ये हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। अरे घोषणाएं करते तो 4 महीने पहले करते, कम से कम इम्प्लीमेंट तो हो जाती। कोई भी पीडब्ल्यूडी घोषणा हो, कोई भी एक सिस्टम होता है, 1 महीने का टेंडर निकलता है। टेंडर का टाइम नहीं बचा क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया, कोई घोषणा कर नहीं पाएंगे। और मुख्यमंत्री जी ने परसों खुद बोला है, जो घोषणाएं मैंने करी है इलेक्शन कमीशन को भेज दिया, इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा। तो घोषणाएं मैडम पूरी कहाँ होंगी आप बताइए? ये सिर्फ झूठ बोलने के अलावा 9.5 साल की घोषणाएं तो आज तक पूरी नहीं हुई। उन घोषणाओं पे क्या हुआ बताइए? अब जब हमारी कांग्रेस सरकार थी 60,000 करोड़ कर दिया था, 4.5 लाख पूरा कर दिया। और हमारे जो कांग्रेस कार्यकर्ता प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 था, रोजगार में नंबर 1 था। कानून व्यवस्था का हाल देखिए, गोलियां चल रही है, खटाखट अपराधी भाग रहे फटाफट, कोई संज्ञान नहीं। हम इन सब बातों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। हमने आपका चिट्ठा तैयार किया हुआ, प्लस अपना भी अपने 10 साल के कार्यकाल, आपके 10 साल कार्यकाल। हरियाणा मांगे हिसाब, हम आपसे हिसाब नहीं मांग रहे। अपना और आपका हिसाब हम जनता में लेके जा रही है, जनता फैसला करेगी। मैंने जनता पे फैसला छोड़ रखा है। ठीक है, देखिए वैशाली जी, इस बीच जनता को कई सौगातें मुख्यमंत्री नायब सैनी ने दी हैं, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव की टाइमिंग को देखते हुए ये पिटारा खोला गया है। ये बिल्कुल गलत आरोप है इनका। इन्हें बेफजूल के आरोप लगाने हैं। आप ये बताएं, जो भी इतने 10 वर्षों में जो भी योजनाएं चलाई वो सब धरातल पर उतरी हैं। इतने लोगों को आवास दिया गया है। आज आप जाके जनता से तो बात करें। इनके बात करने से क्या होता है? घर घर बिजली पहुंची है, घर घर पानी पहुंचा है। आप बात तो करें। मटका उठाती हुई कोई महिला दिख रही है? और 10 साल से पहले आप देख लीजिए, सर पे मटका लेके औरतें पानी लेकर आती थी। बिजली की क्या ये स्थिति थी? आप बताइए। इस तरह के हाईवे थे, इस तरह के केएमटी, इस तरह के निकले हुए थे 10 साल पहले। आप भी गए होंगे भावना जी, ये भी जाते होंगे। इस तरह के एक्सप्रेसवे थे। आज हर सड़क को दिल्ली राजमार्ग से मुंबई राजमार्ग से जोड़ने का काम किया है इस 10 वर्षों में। क्या काम नहीं हुए हैं? बकवास कर रहे हैं यहाँ पर बैठे हुए, बिना मतलब का झूठ फैला रहे हैं। और दूसरी बात आप ये समझिए कि इन्होंने कही अग्निवीर योजना की। अरे अग्निवीर योजना में खामी तो बताएं, खामी क्या है ये तो बताएं। जब जिस तरह से बलात्कार उस लड़की का हुआ तो मन में हर माँ बाप की ये आता है कि काश हमारी हर लड़की अग्निवीर होनी चाहिए। डॉक्टर बाद में हो, नर्स बाद में हो, एंकर बाद में हो, ब्यूटी क्वीन बाद में हो, लेकिन उससे पहले वो अग्निवीर योजना के तहत अपनी शरीर से मजबूत होनी चाहिए। जिस तरह से आज युवा नशे में डूब रहा है, हर माँ बाप का ये सपना है कि किस तरह से हमारा बच्चा अग्निवीर में सेलेक्ट हो जाए और माँ बाप के सर से बोझ उतरे कि एटलीस्ट वो अनुशासन तो सीख जाएगा। जब 17-18 साल का बच्चा अनुशासित होगा तो माँ बाप भी निश्चिंत हो पाएंगे कि आज हम उसे अगर पढ़ने के लिए, बाहर रोजगार के लिए अपने से अलग कहीं भेजेंगे तो वो कम से कम नशे में नहीं होगा, एडिक्टेड नहीं होगा, कोई गलत रास्ते का चयन नहीं करेगा। उसके खून में मातृ भक्ति होगी, उसके खून में राष्ट्र प्रेम होगा। तो इन लोगों को, पहली बात तो इन लोगों को यही नहीं पता राष्ट्रहित है क्या। राष्ट्रहित कह रहे, मुझसे कह रहे राष्ट्रहित की बात मैं क्यों कर रही हूँ? अरे भाई, मैं तो ये कहती हूँ जो इस मातृभूमि पर पैदा हुआ है उससे हर व्यक्ति को राष्ट्रहित की बात करनी चाहिए। चाहे वो मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे भावना जी हो, हर कोई। जब ये मातृभूमि पर हम रहते हैं, सबसे पहला अधिकार हमारा इस मातृभूमि की रक्षा का है, बाद में किसी और चीज का है। पहले हम इस जात गुज्जर इन सब चीजों को छोड़कर भारतीय हो, तब हम कोई सही निर्णय ले पाएंगे। जब तक हमारे चश्मे पे ये रहेगा ना कि मैं राजपूत हूँ, मैं तोमर हूँ, मैं जाट हूँ, मैं गुज्जर हूँ, मैं कांग्रेस से बीजेपी, तब तक हम सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। प्रवक्ता वर्वक्ता तो बाद में है भाई, पहले तो हम इस मातृभूमि के ऋणी हैं। सही फैसला अपने आत्ममंथन से देखो। मुझे कोई लाइनें नहीं लिख के भेजता, मैं किसी की फैन नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ इस मातृभूमि की फैन हूँ और जो मातृभूमि का होगा वो मेरा नेता है। जी वैशाली जी, आप दोनों का चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
जब से हरियाणा में विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई है तब से ही सियासी हलचल तेज होती हुई दिखाई दे रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और इस कटाक्ष और तंज के बीच सभी दल अपने आप को जनता का सबसे बड़ा हितैषी साबित करने में जुटे हुए हैं। हालांकि जनता किसी सूबे की बागडोर सौंपेगी ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।